हेलो दोस्तों। और बताइए, बढ़िया है सब। चलिए आज पार्ट 2 मूल विधि में जो खंड संविधान का खंड खा है, जो घटना चक्र की बुक है, उससे मैं आपको नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ाऊंगा। और आप इसको अच्छे से एक बार पूरा पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सकारात्मक प्रकृति के हैं ये, और इनका लक्ष्य क्या है? राज्यों के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना। देखिए, यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में आया था ये क्वेश्चन। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, स्थापना में सहायता करना, ये है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। ये भी देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में भाग 4 के तहत और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया। ये याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ मतलब किस लगा के किस आर्टिकल तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। फिर भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड संविधान से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 38 में कुछ हाथों में धन संकेंद्रण को रोकने का प्रावधान है। ये भी देखो, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री दोनों का समान वेतन, दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। या 1939 के के तहत पुरुष और स्त्री दोनों को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है संविधान के अनुच्छेद 39 में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूपीएससी में आए हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 39
में यह उपबंध है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित या ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए निर्देशित करता है। ठीक, अब आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य के दायित्व है। राज्य के दायित्व है और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86 संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अभी मैंने कल पढ़ाया था कि ये आपका जो ये 86वें संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 45 के तहत बाल्यावस्था की अनुच्छेद 45 के तहत बाल्यावस्था की शुरुआती देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, 40 कर्मकारों के लिए निर्वाह आदि। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 एवं कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। ये जितने भी आर्टिकल है याद रखिएगा। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 के और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46,
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य कर्तव्य 1947 और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब आर्टिकल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सूची में भारत के संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 तथा कृषि और पशुपालन का संरक्षण सुधार और सुरक्षा अनुच्छेद 48 का उल्लेख नहीं है। ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। केटी शाह ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है बार बार क्वेश्चन। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। अब देखिए यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में ये क्वेश्चन आया था। ठीक। अब है राज्य के नीति से जितने भी अनुच्छेद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इसमें से मैं और भी बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद करिएगा। ठीक। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अनुच्छेद 36 परिभाषा है। ठीक। अनुच्छेद 37 इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। और अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 48 का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के
स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन आया ही हुआ है ये क्वेश्चन। और अनुच्छेद 50 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 51, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उपबंध है। ये देखिए यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आया हुआ है। चलिए आगे। एक मिनट। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का जोड़कर उसके अंतर्गत नागरिक के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि शरण सिंह समिति की संतुष्टि पर आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस समिति के तहत ये मूल कर्तव्य को संतुष्टियों पर आधारित था। ये तो शरण सिंह समिति पर, तो याद रखिएगा 51 का जोड़ा गया था मूल कर्तव्य के लिए, जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि शरण सिंह समिति के संतुष्टि पर आधारित है। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य 10, ये भी पूछ रहा डायरेक्ट पूछ रहा मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वो 10 हैं। संविधान में जोड़े गए थे, मैंने जोड़े गए थे, पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन फिर वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 46वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात 11 हो गए। ठीक, याद रखिएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिए, इसका मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, उसका देख रेख सुरक्षित करना, मतलब संरक्षित करना, और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का च के तहत शामिल किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का 6 में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 के तहत वन जीवन का संरक्षण भी शामिल है, याद रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 के तहत ही वन्य जीव का संरक्षण भी शामिल है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। अब संविधान के कितने मूल कर्तव्य हैं? अब पढ़ ही लिए हैं कि 11 मूल कर्तव्य। अब 11 मूल कर्तव्य कौन कौन क्या क्या हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, यूपीएसआई इससे बहुत क्वेश्चन बनाया है, सीधा स्टेटमेंट डाल दिया है कि ये मूल कर्तव्य हैं कि नहीं हैं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो इन मूल कर्तव्य को याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें, पहला मूल कर्तव्य। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। और लास्ट है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक, आज चलिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और मूल कर्तव्य दोनों मैंने पढ़ाया। आप इसको बार बार पढ़िए। मैंने एक चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये मैं बताता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, और इसको आप बार बार पढ़िए। आपको मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ यूपीएसआई की, और यूपीएसआई का जो घटना चक्र है उसका जो खंड खा, अभी संविधान चला रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं मूल विधि भी चलाऊँगा। तो चलिए आप इसको पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये शेयर करेंगे तो और जो और जो विद्यार्थी हैं वो उनका लाभ होगा, स्टूडेंट हैं उनका भी लाभ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उनका भी तैयार होगा। और आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता ही है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।